Hello, my dear friends. Once again, I welcome you all on your online platform Success Mantra. तो गाइस, जैसा हम लोग डिस्कस कर रहे थे इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन आंसर सीरीज के बारे में, तो उसी सीरीज में आज हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशंस, राइट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर की सीरीज को। तो आज का पहला क्वेश्चन है, आकस्मिकता निधि यानी कंटीजेंसी फंड को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकता है। ठीक है, ऑप्शंस हैं आपके, राष्ट्रीय संकट के समय, संसदीय स्वीकृति के बाद, संसदीय स्वीकृति से पूर्व, या फिर राष्ट्रपति व्यय नहीं कर सकता है। ठीक है, तो समझते हैं इसको पहले कि अगर हम बात करें कि राष्ट्रपति इस आकस्मिकता निधि को कैसे व्यय कर सकता है, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका संसदीय स्वीकृति से पूर्व। ठीक है, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो आर्टिकल 267 के अकॉर्डिंग यहाँ पर कहा गया है कि संसद की अनुमति के पूर्व राष्ट्रपति आकस्मिकता निधि को आवश्यकता पड़ने पर खर्च कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें आकस्मिक निधि की, तो आकस्मिक निधि की स्थापना जो की गई थी वो स्थापना की गई संसद के द्वारा। किसके द्वारा? संसद के द्वारा। लेकिन इस पर जो विधि के अकॉर्डिंग यानी लॉ के अकॉर्डिंग जो पूरा कंट्रोल होता है वो किसका होता है? वो होता है प्रेसिडेंट का। ठीक है, अगर हम कंट्रोल की बात करें इस पर, तो कंट्रोल किसका होगा? प्रेसिडेंट का, राइट। इसलिए उसके पास ये पावर होती है कि वो बिना संसदीय स्वीकृति से ये क्या कर सकता है? आकस्मिकता निधि को व्यय कर सकता है। क्लियर है? यहाँ पर अगर उसे लगता है कि इसका उसे जरूरत है तो वो इसका यूज कर सकता है, राइट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित हैं? अवशिष्ट शक्तियां मतलब क्या होता है? रेसिड्यूरी पावर। ठीक है, तो संविधान में ये कहां पर निहित है, किसके में निहित है, किसके अंतर्गत ये आती हैं? ठीक है, ऑप्शंस हैं आपके, राष्ट्रपति, राज्य, केंद्रीय मंत्रिमंडल या फिर संसद। तो सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? संसद। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम देखें तो संघ और राज्य की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो भी लॉफुल चीजों को चलाने का काम है वो 3 विषयों के आधार पर होता है। ठीक है, 3 विषयों के आधार पर होता है, और वो 3 विषय कौन कौन से हैं? वो 3 विषय हैं संघ सूची के विषय, राज्य सूची के विषय और समवर्ती सूची के विषय, राइट। इन्हीं के आधार पर जो भी विधायी संबंधी संचालन है वो किए जाते हैं। ठीक है, इन सभी को कहां पर रखा गया है? इन सभी को रखा गया है 7वीं अनुसूची में। संविधान की 7वीं अनुसूची में इन्हें शामिल किया गया है। क्लियर है ये बात? अब आपको पता है कि यहाँ पर जो भी राज्य सूची के विषय हैं उस पर विधि बनाने का, उस पर लॉ बनाने का जो पूरा अधिकार है वो किसके पास होता है? वो राज्य के पास होता है। ठीक है, संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संघ के पास यानी कि केंद्रीय सरकार के पास होता है, और समवर्ती सूची के विषय पर ये दोनों ही कानून बना सकते हैं, यानी कि राज्य और संघ दोनों ही कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर किसी भी कानून में दोनों में विरोध हो जाता है, किसी भी कानून में राज्य और संघ के बीच में विरोध हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में संघ द्वारा बनाया गया कानून ही क्या होगा? मान्य होगा। क्लियर है? इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे विषय होते हैं जो इन तीनों सूचियों से संबंधित नहीं होते हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं? उन्हें ही हम कहते हैं अवशिष्ट शक्तियां। कुछ ऐसी पावर्स जो आपकी इन तीनों सूचियों में नहीं दी गई हैं, यानी कि संघ, राज्य और समवर्ती सूची का वो हिस्सा नहीं है, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं अवशिष्ट शक्तियां। और संविधान में यानी कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 248 के अनुसार ऐसे विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया है? संसद को दिया गया है। ठीक है, कि जो भी अवशिष्ट शक्तियां हैं उस पर कानून कौन बना सकता है? संसद बना सकती है,
राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि योजना आयोग का उपाध्यक्ष किसके समकक्ष होता है, यानी कि किसके बराबर वो होता है। ठीक है, ऑप्शन है आपके उपराष्ट्रपति, राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री या फिर सर्वोच्च न्यायालय के। ठीक है, तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, कैबिनेट मंत्री के समकक्ष। ठीक, योजना आयोग यानी कि प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन। अब अगर हम प्लानिंग कमीशन की बात करें तो इसका जो उपाध्यक्ष है वो इंडिया के जो हमारे कैबिनेट मंत्री होते हैं उनके लगभग समान होता है। ठीक, जबकि अगर हम बात करें योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते थे वो कौन थे, तो वो भारत के प्रधानमंत्री होते। ठीक है, कौन होते थे, भारत के प्रधानमंत्री इनके अध्यक्ष होते थे। और उपराष्ट्रपति की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, उपराष्ट्रपति की अगर हम बात करें तो उपराष्ट्रपति कौन है, उपराष्ट्रपति हमारे राज्यसभा के सभापति होते हैं। किसके सभापति होते हैं, राज्यसभा के सभापति के तौर पर उपराष्ट्रपति की नियुक्ति होती है। क्लियर है यहाँ पर, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कैबिनेट मंत्री। आपको ये बताना है कि प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके कौन से आयोग का यहाँ पर गठन किया गया है। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके कौन से आयोग का गठन किया गया और इस आयोग का गठन कब हुआ। ठीक है, क्लियर है, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है, यानी उसको अपने पद से हटाया जा सकता है कैसे। ऑप्शन है आपके, मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, मंत्रिमंडल के प्रस्ताव से या संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर। ठीक है, तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा कि मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर हटाया जा सकता है, यानी पदच्युत किया जा सकता है। क्लियर है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें भारत के निर्वाचन आयोग की, किसकी, निर्वाचन आयोग, यानी कि जिसे हम इलेक्शन कमीशन कहते हैं, इलेक्शन कमीशन। अगर हम निर्वाचन आयोग की बात करें तो निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, और अन्य उतने निर्वाचन आयुक्त होंगे जितने कि राष्ट्रपति समय समय पर क्या करेगा, निर्धारित करेगा, नियत करेगा। ठीक है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 क्लॉज 2 के अकॉर्डिंग कहा गया है कि भारत के निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति संसद द्वारा निर्मित किसी विधि के अधीन रहते हुए राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। क्लियर है, तो इनको जब हटाया जाता है, यानी मुख्य निर्वाचन आयुक्त को अपने पद से जब हटाया जाता है तो उसके कारण और रीतियां वही होते हैं जैसे उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के जजेस की होती हैं। यानी जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हम हटाते हैं, उसी प्रोसेस के थ्रू यहाँ पर मुख्य चुनाव आयुक्त को भी हटाया जाता है। ठीक है, क्लियर है, और उसका तरीका क्या है कि संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर हम उन्हें हटा सकते हैं। क्लियर है ये, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज कहाँ प्रारंभ हुआ, नागौर, सीकर, साबरमती या नागपुर में। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, नागौर। यानी भारत में हम देखते हैं पंचायती राज 2 अक्टूबर 1959 को नागौर डिस्ट्रिक्ट में क्या किया गया, जवाहरलाल नेहरू द्वारा स्टार्ट किया गया। ये कहाँ पर है, नागौर, ये है राजस्थान में। ठीक है, जबकि हम अगर बात करें 1957 की, तो 1957 में एक समिति का गठन किया गया था जिसे कहते हैं बलवंत राय मेहता समिति।
बलवंत राय मेहता समिति। इस बलवंत राय मेहता समिति ने पहली बार त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली लागू करने की सिफारिशें दी थी। ठीक है, और इन्हीं को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय विकास परिषद जो है, राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल NDC, ठीक है, इसने 1958 में इनकी सिफारिशों को क्या किया था, बलवंत राय मेहता की समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया था। लेकिन आप देखेंगे कि उस समय इसको लागू नहीं किया जा सका पूर्ण रूप से। ये बाद में आकर आपके संविधान के 73वें एंड 74वां संविधान संशोधन द्वारा 1992 में ग्रामीण व नगरीय क्षेत्रों में त्रिस्तरीय पंचायत और नगर पालिका जैसी जो पंचायती प्रणालियां थी उनको लागू किया गया। ठीक है, तो ध्यान में रखना है कि 2 अक्टूबर 1959 को पहली बार कहां पर इसको स्टार्ट किया गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, नागौर डिस्ट्रिक्ट में। लेकिन ये पूर्ण रूप से लागू कब हुआ है, 73वें और 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जो आपकी त्रिस्तरीय पंचायत और नगर पालिकाएं थी इनको लागू किया गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है, यानी कि मौलिक अधिकारों को प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है। ऑप्शंस हैं आपके, सर्वोच्च न्यायालय, संसद, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। इट मींस सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, जब हम देखते हैं आर्टिकल 13 को, आर्टिकल 13 पर अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो आर्टिकल 13 क्या कहता है, अनुच्छेद 13 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 13 के अनुसार संविधान मूल अधिकारों को कार्यपालिका एवं विधानमंडल दोनों की कार्यवाही के विरुद्ध प्रत्याभूत करता है। ठीक है, यानी कि कार्यपालिका अथवा विधानमंडल का कोई कार्य जो इन अधिकारों को छीण करेगा शून्य होगा और न्यायालय को यह शक्ति होगी कि उसे शून्य घोषित करें। इसका मतलब है कि आर्टिकल 13 में ये कहा गया है कि अगर किसी भी तरह से मौलिक अधिकारों यानी कि फंडामेंटल राइट्स की हम बात कर रहे हैं, अगर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है किसी भी तरह से, तो सुप्रीम कोर्ट को पूरा ये राइट्स है कि वो उसे क्या कर सकता है, वो उसे रोक सकता है। और आपको पता है कि आर्टिकल 32 जो कि हमारा एक फंडामेंटल राइट है, उसके अकॉर्डिंग अगर किसी भी तरीके से फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट इसके खिलाफ रिटें जारी करता है। ठीक है, और इसी तरीके से आर्टिकल 226 के अंडर आप डायरेक्टली हाई कोर्ट जा सकते हैं अपने फंडामेंटल के वायलेशन के स्थिति में। ठीक है, और इन दोनों कोर्ट्स के पास ये राइट्स हैं कि वो रिटें जारी करे आपके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। क्लियर है ये बात। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्यभार ग्रहण करेगा, यानी कि अगर राष्ट्रपति ना हो और उपराष्ट्रपति भी ना हो तो ऐसी कंडीशन में उसका कार्यभार कौन लेगा। ऑप्शंस है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री का कैबिनेट। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, सही आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। क्लियर है। तो यहाँ पर सपोज करिए कि दोनों नहीं है, राष्ट्रपति नहीं है और उपराष्ट्रपति भी अनुपस्थित है, तो ऐसी कंडीशन पर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उनका कार्यभार ले लेगा। लेकिन यदि आपका सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश भी ना हो, वो भी अनुपस्थिति हो, ठीक है, वो भी अनुपस्थित हो, तो ऐसी कंडीशन पर राष्ट्रपति का कार्यभार कौन लेगा, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। यहाँ पर कंडीशन क्या है कि राष्ट्रपति नहीं है और उपराष्ट्रपति नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में कार्यभार ले लिया
सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने। अब दूसरी कंडीशन मैं आपको दे रहा हूं कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश ये तीनों अनुपस्थित हों, तो ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति का कार्यभार कौन ग्रहण करेगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है। ऑप्शंस आर 1 वर्ष, 2 वर्ष, 6 माह या फिर 3 वर्षों के लिए। ठीक है, तो इसमें सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, अधिकतम हम 3 वर्षों के लिए राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं, यानी राष्ट्रपति शासन 3 वर्षों तक के लिए लगाया जा सकता है। अब थोड़ा सा हम इस पर, इसके कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री पर गौर करें तो 44वां जो संविधान संशोधन था आपका, 44वां जो संविधान संशोधन 1978 में किया गया, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आर्टिकल 356 में खंड 5 प्रतिस्थापित कर ये कानून बनाया गया कि यदि आर्टिकल 356 के अधीन की गई उद्घोषणा की अवधि को 1 वर्ष के लिए क्या किया जा सकता है, परिसीमित कर दिया गया। ठीक है, इसका अपवाद तभी हो सकता है जब अनुच्छेद 300 जो आपका 52 है उसके अधीन आपात की घोषणा क्या की गई हो, प्रवृत्त की गई हो, यानी आपातकाल की घोषणा की गई हो। ठीक है, और जो आपका इलेक्शन कमीशन है वो ऐसा कह दे कि अभी इलेक्शंस करा पाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऐसी कंडीशन में जो आपके संसद है, पार्लियामेंट है, उनके जो दोनों हाउसेस हैं यानी लोकसभा और राज्यसभा, उनके बने रहने के लिए जो आपका उत्तरोत्तर संकल्प पारित करके इस अवधि को 3 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि 44th अमेंडमेंट 1978 के थ्रू जो आपका 356 आर्टिकल है उसमें खंड 5 में ये कानून जोड़ा गया। ठीक है, और उस कंडीशन में जब आपका इलेक्शन कमीशन यानी कि जो आपका निर्वाचन आयोग है वो ये कह दे कि अभी हम इलेक्शन कंडक्ट नहीं करा सकते हैं, और ऐसी कंडीशन में पार्लियामेंट का बना होना भी जरूरी है ना, पार्लियामेंट के हाउसेस का भी होना जरूरी है, तो इस कंडीशन में वो क्या कर सकता है, 3 सालों तक के लिए इस अवधि को बढ़ा सकता है। ठीक है, 3 वर्षों तक इसको बढ़ाया जा सकता है। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है। ठीक है, किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है। अब कौन कौन सी हमारे यहाँ सभाएं हैं, तो पार्लियामेंट की अगर हम बात करें यानी कि संसद की अगर हम बात करते हैं तो संसद में आपकी 2 सभाएं होती हैं, 2 हाउसेस होते हैं, 2 सदन है। कौन कौन से, एक है आपका लोकसभा और दूसरा है आपका राज्यसभा। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सी सभा, इनमें इन दोनों में से कौन सी सभा है जिसका सदस्य, जिसका अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है। ऑप्शंस हैं आपके राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा या फिर विधान परिषद। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा राज्यसभा। ठीक है, आपको पता है कि लोकसभा को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं लोअर हाउस, एंड राज्यसभा को हम कहते हैं अपर हाउस। ठीक है, तो ये कहां पर ऐसा मेंशन है, तो जब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 64 को, तो आर्टिकल 64 के अकॉर्डिंग इंडिया का जो वाइस प्रेसिडेंट होगा यानी भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ऐसा कहाँ कहा गया है, ऐसा कहा गया है आर्टिकल 64 में। और अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। अन्य कोई लाभ का पद मतलब वो किसी और पद पर नहीं रह सकता है जब तक वो उपराष्ट्रपति है और राज्यसभा का सभापति है। यद्यपि यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, लेकिन उपराष्ट्रपति बनने के लिए यह आवश्यक होता है कि कोई व्यक्ति उसके पास राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए। यानी कि वो राज्यसभा का सदस्य तो नहीं है, लेकिन उसमें योग्यता होनी चाहिए, कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि उसे राज्यसभा का
सदस्य बनाया जा सके, निर्वाचित किया जा सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करती है? ठीक है, कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है? ऑप्शंस हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या फिर मंत्री परिषद। ठीक है, तो यह धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करेगा? तो इसका निर्णय करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसके पास है? लोकसभा अध्यक्ष के पास है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कि लोकसभा जो अध्यक्ष होता है वही ये डिसीजन ले सकता है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। ठीक है, तो इसकी बात कहाँ पर की गई है? इसकी बात हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 110 क्लॉज 3 में कहा गया है। इसके अनुसार यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो उस पर लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा उसका निर्णय ही अंतिम होगा। यानी कि अगर वो कहता है कि ये धन विधेयक है तो ऐसा माना जाएगा। ठीक है, और धन विधेयक को लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, तथा लोकसभा से पास होने के बाद इसे राज्यसभा के अनुमोदन के लिए भेजा जाता है। ठीक, अब मान लीजिए कि राज्यसभा इसमें कुछ संशोधन कर दे, है ना, यानी कि जब इसको लोकसभा से विधेयक को कहा गया कि ये धन विधेयक है और इसको लोकसभा से राज्यसभा के लिए भेज दिया गया और राज्यसभा इसमें कुछ संशोधन कर दे, कुछ परिवर्तन कर दे, है ना, तो इसे मानना या ना मानना ये पूरी तरह से लोकसभा पर डिपेंड करता है। क्लियर है? यानी कि लोकसभा ने कह दिया कि ये धन विधेयक है, उसे भेज दिया राज्यसभा के पास लोकसभा से पारित करके, और राज्यसभा कह दे कि नहीं इसमें कुछ संशोधन किया जाए, तो उस संशोधन को मानना या फिर उसे ना मानना ये लोकसभा पर पूरी तरीके से डिपेंड करेगा। और यदि बिना किसी संशोधन के राज्यसभा इसे 14 दिनों तक अपने पास रोक लेती है तो इसे क्या समझा जाएगा? इसे अपने आप पारित समझ लिया जाएगा। मतलब कि लोकसभा ने यहाँ से भेज दिया राज्यसभा के पास, राज्यसभा ने इसको 14 दिनों तक अपने पास रख लिया, अब वो आगे भी नहीं पास कर रही है और वापस भी नहीं कर रही है, तो ये क्या होगा? इसे स्वतः पारित समझा जाएगा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको नेक्स्ट आने वाली क्लासेस में सीरीज मिलती रहेंगी क्वेश्चंस की, जिसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए, चाहे वो यूपीएससी के हों, यूपीपीएससी के हों, यूपी ट्रिपल एस सी में से रिलेटेड पेट या फिर वीडियो के लिए हों, ये सभी एग्जाम्स जो आपके हैं इनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है? यू विल हैव टू सब्सक्राइब आवर चैनल, और अगर आपको ये वीडियो हेल्प करती है देन लाइक, शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन लीव अ कमेंट, राइट। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाली जो वीडियोस हैं इस तरीके की उसके नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं। ठीक है, वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।